सभी को नमस्कार। आज 6 अप्रैल 2020 और इस सीरीज़ का हम छठा सेशन करने जा रहे हैं। और अननोइंगली कल बोलने के क्रम में मैंने कहा कि कल 5 जुलाई है, तो एक्चुअली उसकी वजह है कि मेरे साथ मेरे छोटे भाई का लड़का भी बैठा रहता है। हर घर की जो स्थिति है वही मेरी भी है। टेक्निकली मैं भी बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन घर के बच्चे आजकल टेक्निकली ज़्यादा साउंड हैं, तो वही मुझे गाइड करता रहता है कि कैसे किन चीज़ों को क्या करना है। और वो मेरे साथ ही बैठा हुआ था और फॉर्चुनेटली उसका जन्मदिन जो है वो 5 जुलाई है, और शायद वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था, तो कल 5 अप्रैल की जगह 5 जुलाई निकल गया। तो आज 6 अप्रैल छठा सेशन हम करने जा रहे हैं। और आज का जो सेशन है वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आर्थिक लोक पर है, और इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा सभी आप लोग कर रहे हैं कि पोस्ट सेशन आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, उस सवाल के माध्यम से चीज़ें ज़्यादा कन्विंसिंग लग रही हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिटी बनती हुई दिख रही है। तो आप सवाल ज़रूर पूछें, बट वो रिलेवेंट होने चाहिए। सुझाव भी लगातार आ रहे हैं कि दादा ये बताइए, वो बताइए, तो वो सारे प्रश्न जो आपके मन में हैं, बिल्कुल मैं सारे प्रश्नों का जवाब भी दूंगा। लेकिन अगर एक कोई सिलेबस है तो सिलेबस के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। अगर हमने चैप्टर 1 पढ़ा तो 2 पढ़ेंगे। अगर हम इधर उधर से जंप करने लगेंगे तो शायद आपका भी इंटरेस्ट कम होगा और चीज़ें फिर वो एक कंटिन्यूटी में नहीं दिखेंगी। तो आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं, विच इज़ ऑन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आर्थिक लोकतंत्र। तो आर्थिक लोकतंत्र क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, प्रभुत्व के प्रणेता कैसे हमें गाइड करते हैं कि आर्थिक लोकतंत्र को पाने के लिए हमें कौन से फॉर्मूले, कौन से मंत्र अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा राजनैतिक लोकतंत्र के ऊपर। और हो सकता है कि राजनैतिक लोकतंत्र के ऊपर मेरी चर्चा थोड़ी लंबी हो जाए। आपको लगे कि दादा ने प्रॉब्लम पार्ट तो बहुत डिस्कस किया, लेकिन सॉल्यूशन पार्ट को उन्होंने बहुत कम में निपटा दिया। तो आप सब जानते हैं कि बीमारी को, डिजीज़ को डायग्नोस करने में ज़्यादा समय लगता है, उसका इलाज लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इलाज तो प्रभुत्व के प्रणेता ने लिख रखा है, मुझे सिर्फ कहना है। उसमें से भी हो सकता है कि आप में से ज़्यादा लोग जानते भी होंगे। तो मैं बीमारी की ओर आऊँ, एक बात और कहनी है कि मैं क्यों इतने विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, जो हम पढ़ रहे थे कि वर्ण प्रधानता चक्रधारायाम में भी हमने पढ़ा, जो 7वां सूत्र है पूर्णावर्तनेन परिक्रांति, कि कैसे शूद्र विप्लव होता है और एक नया युग या एक नए युग की स्थापना होती है। तो हम जितने लोग जुड़े हुए हैं, जिनका प्रभुत्व से सीधा सारोकार है, दुर्भाग्यवश ये है कि हम अभी भी चीज़ों की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, या मैं उसको प्रभुत्व प्रणेता के शब्दों में कहूँ तो हम सभी लोग कहीं ना कहीं अभी तक विक्षुब्ध शूद्र की कैटेगरी में नहीं आ पाए हैं। और जब तक हमारी मन स्थिति उस विक्षुब्ध शूद्र की नहीं होगी, हम उस शूद्र विप्लव में नहीं जा पाएंगे। और यही कारण है कि इस राजनैतिक लोकतंत्र के ऊपर में मैं ज़्यादा समय दूंगा बनिस्पत की जो प्रभुत्व के प्रणेता ने आर्थिक लोकतंत्र को बताया, वो भी मैं बताऊंगा। और इतना जरूर मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जो है चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलते हैं राजनैतिक लोकतंत्र के ऊपर, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के ऊपर में। आज हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं, वहाँ आप देखेंगे कि गवर्नेंस का, राज करने के जो तरीके हैं, उसमें आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, बल्कि मैं अगर उदाहरण के साथ आपको बताऊं तो चाइना, नॉर्थ कोरिया और वियतनाम, ये 3 देश हैं जो कम्युनिस्ट कंट्री हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि दादा क्यूबा भी। तो क्यूबा ने 2018 में ऑफिशियली अपने को पीपल्स डेमोक्रेसी घोषित कर दिया है, तो क्यूबा को मैं उस लिस्ट से बाहर रखता हूँ। फिर आते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की, जहाँ राजशाही है, तो वो आपके 2 देश हैं, कतर और सऊदी अरेबिया।
दो देश ऐसे हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, संवैधानिक राजशाही है, वो दो देश हैं, जॉर्डन और मोरक्को। और बाकी के तमाम देशों में दुनिया के ये जो है डेमोक्रेसी लोकतंत्र का ही सिस्टम है। और इस लोकतंत्र के सिस्टम में क्या होता है, जनता जो है वो डायरेक्ट वोट देती है और वो अपने नेतृत्व को गवर्न करने वाले लोगों को चुनती है, जिसमें नोमेनक्लेचर्स अलग हो सकते हैं, वो मैं क्यों कह रहा हूँ, या थोड़े तरीकों में भी फ़र्क हो सकता है, उसके अंदर में भी उसको भी समझते हैं हम। जैसे जो जर्मनी में जो हेड होते हैं गवर्नेंस के, उनको हम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते हैं, वो चांसलर कहे जाते हैं वहाँ पे। अमेरिका के अंदर में प्रधानमंत्री नहीं होते, वहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं जनता के द्वारा में। हमारे यहाँ राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं होते हैं जनता के द्वारा। और एक सिस्टम है वेस्टमिंस्टर सिस्टम, जो इंग्लैंड से निकला और भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा इंक्लूडिंग इंग्लैंड, ये सब उसी वेस्टमिंस्टर सिस्टम को मानते हैं, जिसमें एक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। संविधान के अनुसार सारी शक्तियां उस कॉन्स्टिट्यूशनल हेड में वेस्टेड होती हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड खुद उन शक्तियों का उपयोग नहीं करते, बल्कि उनके नाम पे प्रधानमंत्री उनका उपयोग करते हैं, जैसा कि भारतवर्ष में है। हम सब जानते हैं कि रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं, सारी शक्तियां राष्ट्रपति में वेस्टेड हैं, बट सारा उपयोग हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कर रहे हैं। यही इंग्लैंड के केस में भी है, वहाँ भी आप जानते हैं कि वहाँ एक महारानी है और वहाँ जो है सारी शक्तियों का उपयोग वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और इस डेमोक्रेसी के बारे में प्रबुद्ध के प्रणेता ने भी कहा कि गवर्नेंस के जितने भी सिस्टम्स हैं प्रिवेलिंग जो एग्जिस्ट करते हैं, उसमें तमाम कमियों के बावजूद डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी को और सफल बनाने के लिए और लोकप्रिय बनाने के लिए इसमें 3 चीज़ों का होना बड़ा आवश्यक है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? शिक्षा। और आप देखिए प्रबुद्ध प्रणेता ने इसको शिक्षा को न्यूनतम आवश्यकता में रखा है, मिनिमम रिक्वायरमेंट में रखा है। शिक्षा क्यों? जब आप शिक्षित होते हैं तो ये नेता लोग जो भाषण देने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अच्छी अच्छी बातें करके आपका मन मोहने में बड़े तेज होते हैं, तो वो आपको कोई सेंटीमेंट देके, चाहे वो भाषा का हो, जाति का हो, राष्ट्रीयता का हो, वो सेंटीमेंट देके आपको बरगला ना सके, आपका वोट ना ले सके। दूसरा कहते हैं प्रबुद्ध प्रणेता मोरल लीडरशिप। जो हमारा नेतृत्व करें लोग, जो हमारे लीडर्स हों, वो मोरल होने चाहिए, कट्टर नैतिक लोग होने चाहिए। और आप पूरी दुनिया में देखिए तो आज के दिन में किसी भी लीडरशिप को आप मोरल लीडरशिप नहीं कह सकते हैं। और तीसरी चीज़ प्रबुद्ध के प्रणेता ने कहा सोशियो इकोनॉमिक कॉन्शियसनेस, सामाजिक आर्थिक जागरूकता आपके अंदर होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, कि हो सकता है कि कोई कैंडिडेट आपका स्वजातीय हो, ये भी हो सकता है कि वो स्वजातीय कैंडिडेट आपके परिवार का हो या आपसे उसके बड़े आत्मीय संबंध हो, लेकिन आपको ये लगता है कि कैंडिडेट एक्स इज बेटर फॉर मी एंड फॉर माई कंस्टिट्यूएंसी। तो अगर आपके अंदर सोशियो इकोनॉमिक अवेयरनेस होगी, कॉन्शियसनेस होगा, तो आप बजाय अपने परिवार के सदस्य को या स्वजातीय सदस्य को वोट देने के, आप क्या करेंगे? आप उस आदमी को वोट देंगे जो समाज हित में ज़्यादा उपयुक्त होंगे। तो अगर इन फैक्टर्स को यूज़ करेंगे तो डेमोक्रेसी और निखर के आएगा। इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप एक बड़े शिक्षित, एक बड़े सभ्य, एक बड़े मानसिक तौर पे बुद्धिजीवी समाज की कल्पना करें, तो शायद हम सब लोगों के जहन में एक ही देश का चेहरा उभरेगा, वो देश होगा अमेरिका। लेकिन अमेरिका पे मैं आऊँ उसके पहले मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जो फर्स्ट इलेक्टेड लेडी प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्राइम मिनिस्टर हुई, वो हुई हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका से सिरिमाओ भंडारनायके 1960 में। हमारे देश में भी एक महिला प्रधानमंत्री बनी 1966 में। और पाकिस्तान जो एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ भी बेनज़ीर भुट्टो जी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनी। और पड़ोस में आ जाए बांग्लादेश,
तो वहाँ तो मुझे लग रहा है कि पिछले 20-25 सालों में बांग्लादेश का नेतृत्व 2 महिलाओं के ही हाथ में रहा है, जो है अभी की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया। लेकिन जो अमेरिका की मैं बात कर रहा था कि अमेरिका आज़ाद हुआ 4 जुलाई 1776 को, और तब से लेके आज तक 250 सालों में वहाँ पे 45 प्रेसिडेंट्स हो चुके हैं। कुछ लोगों का टेन्योर 2 बार का भी रहा, जैसे रिसेंट में, चूँकि आप लोगों को भी याद होगा, जॉर्ज बुश जूनियर, बिल क्लिंटन, बैराक ओबामा, ये लोग 2-2 टर्म राष्ट्रपति रहे अपने देश के अंदर में। बट इन 2.5 सालों के इतिहास में अमेरिका के अंदर एक भी महिला राष्ट्रपति आज तक नहीं हुई है। पिछली बार, और जो लोग अमेरिका के राजनीति को थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं या उससे अवेयर हैं तो वो जानते हैं कि अमेरिका की जो राजनीति है वो पूरी तरह से बाइपोलर है, 2 ध्रुवीय है, 2 ही पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्हीं के कैंडिडेट्स। और ये जितने नाम मैंने लिए, जैसे रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर, डोनाल्ड ट्रंप, ये सारे रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। और अगर आप इधर जाएं तो बिल क्लिंटन, बैराक ओबामा, ये सारे डेमोक्रेटिक पार्टी के नुमाइंदे थे। पिछली बार डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट थी हिलैरी क्लिंटन, और वहाँ के भी वोटर्स जो हैं अपने देश के भक्तों की तरह ही कट्टर हैं, जो अपनी ही पार्टी के साथ जाते हैं, अपने नेता के साथ जाते हैं। लेकिन ये एक माइंडसेट वहाँ के पुरुष प्रधान समाज में इतना स्ट्रांग रहा है कि वो एक महिला को राष्ट्रपति नहीं देखना चाहते हैं, और उसी का नतीजा हुआ कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी के भी वोटर्स थे उन्होंने एक अच्छे तादाद में डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया, जिसके कारण जो हिलेरी क्लिंटन के हार की एक वजह बनी। मैं नहीं कहता कि यही एक इकलौती वजह थी, एक ये वजह रही। मैं तुलना करके ये भी नहीं साबित करना चाहता कि हिलेरी क्लिंटन जी कम सशक्त उम्मीदवार थी और डोनाल्ड ट्रंप जी बड़े अच्छे थे, ये भी तुलना मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ परिस्थितियाँ आपको बता रहा हूँ कि ये जो सोशियो इकोनॉमिक अवेयरनेस है वो क्यों ज़रूरी है, ये शिक्षा का होना क्यों ज़रूरी है, ये इन सारे दृष्टांतों के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब अमेरिका की बात चली ही है तो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जो सबसे बुरा पक्ष है, वो बुरा पक्ष ये है कि आज के दिन में या पीछे से भी, पीछे 50 सालों से लोकतंत्र में चूंकि गवर्नेंस वो आती है जो चुन के आती है, तो चुनाव होते हैं। इन इलेक्शंस में वोट तो जनता देती है, क्योंकि हमने पीछे भी चर्चा किया कि 1% लोग वर्सेस 99%। तो अगर 1% पूंजीपति किसी भी देश में अगर वोट कर भी देता है तो उनका आदमी तो जीत के आएगा नहीं, जीत के तो आएगा वो जिसको 99% में से ज़्यादा लोग वोट देंगे। तो इसका मतलब ये है कि पूंजीपति अपने वोट के आधार पे अपने इच्छा अनुसार सरकार नहीं बना सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने अनुरूप जो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो, उनके जो है वो एक्सेसिव फंडिंग करते हैं, उनको खूब चंदा देते हैं, उनको खूब डोनेशन देते हैं। और उसी का नतीजा ये है कि देखिए, पिछले जब अमेरिका के चुनाव की बात चली है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका के पिछले चुनाव में जो 2016 में हुआ था, हिलेरी क्लिंटन जी ने $560 मिलियन खर्च किए, जो 4000 करोड़ रुपए होता है। इकलौती कैंडिडेट है। डोनाल्ड ट्रंप ने 320 या 22 मिलियन डॉलर्स खर्च किए, जो कि 2200 करोड़ ऑफ रुपीज़ होता है इंडियन करेंसी में। तो आप एक बारी, आपकी भी आंखें खुल जाएंगी, अच्छा 4000 करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए। तो भाई साहब, आप सब लोगों को, साथ में बहनें भी हैं, तो आप सब लोगों को याद दिला दूं कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में भारतवर्ष की जो तमाम पार्टियां और कैंडिडेट्स खड़े हुए, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो टोटल खर्चा है वो 30,000 करोड़ रुपए से ऊपर है। 30,000 करोड़ ऑफ रुपीस मीन्स मोर देन $4 बिलियन। और इस बार तो हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कि इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 30,000 करोड़ की जगह पूरे 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो इतने पैसे आते कहाँ से हैं? हम लोग तो दे नहीं सकते। तो ये जो पूंजीपति देते हैं, फिर जो सरकारें बनती हैं, जो जनता के लिए बनती हैं, ये जनता का हित ना देख के
इन पूंजीपतियों का हित दुनिया भर में देखती हैं। दुनिया भर में हर देश की अपनी अपनी सरकार है, और कैसे देखती हैं उसकी भी एक वानगी आप लेते चलिए जब बात चल रही है। तो पिछले 10 वर्षों में ऑन एवरेज भारत की सरकार ने हर साल एवरी ईयर टैक्स एग्जेम्पशन और इंसेंटिव के नाम पे गिने चुने कॉरपोरेट घरानों को 6 लाख करोड़ रुपए पर ईयर दिया है, माफ कर दिया। जो टैक्स भारत सरकार को मिलना चाहिए वो टैक्सेस सरकार ने इंसेंटिव और एग्जेम्पशन के नाम पे माफ कर दिए। और हम में से ज़्यादातर लोग अवेयर होंगे कि आज के दिन में जो बैंकों से इन्हीं बड़े औद्योगिक घरानों ने लोन लिया है, जिसको आज हम बैंकिंग की भाषा में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, एनपीए कहते हैं, वो 10,35,000 करोड़ रुपए के आसपास पड़ा हुआ है। तो अगर हम उसमें से 35,000 माइनस भी कर दें, 25 या 35,000 करोड़ रुपए 10 लाख को भी लें, तो 10 साल में टैक्स एग्जेम्पशन 60 लाख करोड़ रुपए और ये 10 लाख करोड़ रुपए एनपीए का, मतलब गिने चुने औद्योगिक घरानों को भारत की सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर में 70 लाख करोड़ रुपए दिए। और इस 70 लाख करोड़ रुपए को जब आप यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, इट कम्स टू अ वॉपिंग $1 ट्रिलियन। तो ये जो मैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पे टाइम दे रहा हूँ वो इसीलिए दे रहा हूँ कि आप समझिए कि चीज़ें कितनी खराब हैं। ये लगता है कि हमारे लिए है, लेकिन हमारे लिए है नहीं एक्चुअली। और हमें क्या करते हैं वो हमारे लिए, जनता के लिए। बार बार जब होता है तो हमारे समाज का सबसे पिछड़ा तबका कौन है? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो इस देश के ओरिजिनल बाशिंदे हैं, ट्राइबल्स और आदिवासी, जो समाज का हमारा सबसे सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ा तबका है, 2018 और 19 की बजट में भारत की सरकार ने उनके कल्याण योजनाओं का 11,000 करोड़ रुपया एक बार में कम कर दिया। इस देश में जब संविधान की बात होती है तो सारी पार्टियां, सारे नेता बाबा साहब अंबेडकर के नाम की कस्में खाते हैं, लेकिन जब शेड्यूल कास्ट वेलफेयर स्कीम की बात आई तो इसी 2018-19 के अंदर में भारत की सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की बजट में कटौती की। और इस देश में 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खाने को नहीं मिलता है प्रतिदिन। उसमें 2019 और 20 के बजट में भारत की सरकार ने फूड सब्सिडी के ऊपर में सीधे सीधे 70,000 करोड़ रुपए की कटौती की। 18-19 में जो ये बजट 1,85,000 करोड़ का था, वो 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में आके सीधे 1,15,000 करोड़ रुपए का हो जाता है। मतलब 70,000 करोड़ रुपए की इसमें कटौती होती है। तो आप ये देखिए, ये जो बार बार होता है ना, हमारे भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाइयों और बहनों 130 करोड़ लोगों ने मुझे चुना है। तो आप देखिए कि 130 करोड़ लोग कहां उनकी प्राथमिकता में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमें देता क्या है? ये जो राजनीतिक लोकतंत्र है, इसमें कुछ चीजें आपको मिली हुई हैं। वो चीजें क्या है? आपके पास में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मैं भी अपने प्रधानमंत्री जी की का क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, पड़ा रहेगा तो प्रधानमंत्री जी तक भी मेरी बात कभी पहुँच सकती है नियर फ्यूचर में कि भाई राजेश जी तो बैठ के रोज आपकी जो है निंदा करते हैं। बट ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ये मुझे अधिकार देता है कि मैं अपने प्रधानमंत्री का भी शालीन शब्दों में तरीके से क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। ये मुझे राजनीतिक फ्रीडम है। मैं किस धर्म को मानता हूँ, मेरी उपासना की पद्धति क्या है, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, ये सब मेरी चॉइस है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मुझे कहता है कि आप जैसे जीना चाहते हो आप जियो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 18 साल के हो जाते हैं, आप पढ़े हैं, लिखे हैं, अनपढ़ हैं, आप अगड़ा हैं, पिछड़ा हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ट्राइबल हैं, नॉन ट्राइबल हैं, दलित हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 18 साल के हो गए, आप वोट दे सकते हैं। आपको नौकरी है नहीं है, अगर लड़की वाले ने आपको पसंद कर लिया तो आप 21 साल में शादी भी कर सकते हो। और हद तो ये है कि महात्मा गांधी के देश में 25 साल का होने के बाद आप शराब भी पी सकते हो। बिहार और गुजरात जैसे 2-4 अपवादों को छोड़ दें तो आप
शराब भी पी सकते हैं, ये आपको जो है राजनीतिक फ्रीडम है इसकी आपको। लेकिन आप पीएचडी कर लोगे, आप बीटेक और एमबीए कर लोगे और आपको नौकरी मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इस बात का कोई मैकेनिज्म नहीं है। जब इस चीज़ को लेके लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि कहा कि ये जो राइट टू लाइफ है, ये जो राइट टू एग्जिस्ट है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, ये नीति निदेशक तत्वों में है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अगर फंडामेंटल राइट में होता तो हम गवर्नमेंट को कंपेल करते कि नहीं नहीं ये तो करना पड़ेगा आपको, बट एज इट इज नॉट फंडामेंटल राइट, वी आर अनेबल टू हेल्प यू। और नतीजा क्या है इसका? चीज़ें कितनी खराब होती जा रही हैं, क्योंकि पूरा देश आज के दिन में राष्ट्रीयता की एक ऐसी भावधारा में बह रहा है जहां हम उससे परे कुछ सोचने समझने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, भारत सरकार की ही संस्था NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि इस देश के अंदर में बेरोजगारी अपने 45 वर्षों के चरम पे है। जब 26 जनवरी को हमारा देश 70वां गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे बड़े धूमधाम से मना रहा था, तो पूरे देश के अखबारों की सुर्खियां थीं कि पिछले 5 वर्षों में 7 प्रमुख सेक्टर्स में तकरीबन 4 करोड़ नौकरियां गईं, जिनमें 3.5 CR, 3.5 करोड़ मतलब 35 मिलियन जॉब्स तो अकेले सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गए, टेक्सटाइल सेक्टर में गए। और जॉब्स की स्थिति कितनी खराब है वो आप इससे समझिए कि 2018 में रेलवेज ने 4th क्लास के जॉब के लिए, जो ट्रैक मेंटेनेंस का काम करते हैं, पोर्टर का काम करते हैं, जो सबसे छोटा काम जिसको माना जाता है रेलवे के अंदर में, 62,000 नौकरियां निकली और उसके लिए 2 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। और उस 2 करोड़ लोगों में 80 लाख लोग MBA, PhD, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक किए हुए लोग थे। तो आप सोचिए स्थितियां कितनी खराब हैं। आपको शर्म महसूस होगा कि तमिलनाडु के अंदर में सैनिटेशन वर्कर्स का जॉब निकला तो वहां पे भी बीटेक और MBA और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने अप्लाई किया। और अभी तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है, लास्ट ईयर के एंड में आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर की ट्रेनें युवाओं से कैसे अटी पड़ी थी, इंजन से लेके पीछे गार्ड के डब्बे तक, और जहां वो इलेक्ट्रिक इंजन नहीं था वहां लोग छतों पे सवार थे। 11,880 कांस्टेबल के पोस्ट के लिए, जो पुलिस डिपार्टमेंट की हायरार्की का उस पिरामिड का DGP से स्टार्ट होता है और नीचे सबसे जो लोएस्ट लेवल है वो कांस्टेबल का है। 11,880 11,880 पोस्ट के लिए 13 लाख बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है। मतलब अगर पोस्ट को डिवाइड कर दें इस 13 लाख से तो 110 बच्चे में सिर्फ एक बच्चे को जॉब मिलने जा रहा है। और एक आंकड़ा और ले लेता हूं, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, हर साल हज़ारों नौकरियां SSC डिक्लेयर करता है, और उन कुछ हज़ार नौकरियों के लिए हर साल 30 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। 30 लाख, 3 मिलियन यूथ्स अप्लाई, और कुछ हज़ार जॉब्स हैं। तो आप ये सोचिए कि स्थितियां कितनी खराब हैं, कितनी विकट हैं। और अब्राहम लिंकन ने क्या कहा? डेमोक्रेसी की जो सबसे अच्छी परिभाषा या सर्वमान्य वेल एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन है वो है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो जनता के द्वारा तो है, ये बात तो सही है कि जनता अपने सरकार को चुनती है, पुरानी सरकार से नाखुश होती है तो एक नए सरकार को वो चुन के लाती है। लेकिन वो जो नई हुई चुनी हुई सरकार है वो हमारी कितनी अपनी है, उसकी आप वानगी देखिए कि जब आप अपने नई चुनी हुई सरकार से अपने वाजिब डिमांड्स करते हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हों या
शिक्षक हों, जैसे बिहार में काफ़ी समय से शिक्षकों का एक आंदोलन चला आ रहा है, या बेरोजगार युवा हों या किसान हों, पहले तो सरकार आपकी मांग सुनती नहीं है, जबकि वो जेन्युइन और बोनाफाइड है। मैं ये नहीं कहता कि आपके सारे डिमांड्स जो हैं जेन्युइन या बोनाफाइड हैं, या अगर जेन्युइन और बोनाफाइड हैं ही तो एक ही बार में सारे मान लिए जाए, मैं ये भी नहीं कहता। समय में ग्रेजुअली उनको माने सरकार, लेकिन जब वो आपकी चुनी हुई सरकार जब आपके डिमांड्स को नहीं मानती है और आपको बाध्य कर देती है कि आप धरना, प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन करें, तो आप ही की चुनी हुई सरकार आपको रोकती है, आप नहीं रुकते हैं, तो आपके ऊपर लाठी चलाया जाता है और अपनी परेशानियों से आप जब परेशान होते हैं, झुंझलाए होते हैं, उसमें सरकार आपकी नहीं सुनती है, आपके ऊपर लाठी चार्ज करती है, तो शायद आपका कभी कभी आक्रोश या हमारा आक्रोश कभी बढ़ जाता है। तो हमारी ही चुनी हुई सरकार हमसे कहती है गब्बर सिंह की तरह कि अभी तक लाठी खाया था, ले अब गोली खा। गोली चलाने से भी हमारी चुनी हुई सरकार नहीं चूकती है, ये समझिए आप। और सरकार के चुनने के बाद जो मैंने कहा जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, तो आपने पहले ही देखा कि ये जनता के लिए नहीं है, ये सिर्फ गिने चुने पूंजीपतियों की ही जो है उनकी प्राथमिकता में ये गिने चुने औद्योगिक घराने शामिल हैं जो उनको डोनेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं उनको या उनकी पार्टी को। और नई गवर्नेंस के आने के बाद, नए सरकार के आने के बाद हमारी आपकी भूमिका क्या है? आर वी पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? क्या सरकार के निर्णय लेने में हमारी किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट या सहभागिता है? तो आंसर इज अ बिग जीरो, अ बिग नो। हमारी कोई अहमियत नहीं है। वोट के पहले 2 महीने तक तो हम उनके माई बाप होते हैं, और 2 महीने इलेक्शन खत्म नहीं हुए, सरकार चुन के आ नहीं गई कि सबसे पहले हम ही 130 करोड़ जनता की प्राथमिकताओं को उठा के डस्टबिन में डाल दिया जाता है। वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और इसीलिए प्रभुत्व के प्रणेता कहते हैं कि ठीक है, राजनैतिक आज़ादी, राजनैतिक लोकतंत्र है, अच्छी बात है, बट वी डिमांड एंड रिक्वायर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। हमें आर्थिक लोकतंत्र चाहिए, हमें आर्थिक आज़ादी चाहिए, हमारे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, हमारा विकास होना चाहिए, हमारे भी परिवार के अंदर में खुशहाली और समृद्धि आनी चाहिए। यह प्रभुत्व के प्रणेता कहते हैं। प्रभुत्व के प्रणेता बहुत ही साफ शब्दों में, जैसे हमने सूत्रों की व्याख्या में देखा था कि एक एक शब्द एकदम मोती की तरह चुन के क्रिस्टल क्लियर उन्होंने रखे हैं, तो वो कहते हैं there should be a clear demarcation between the political power and the economic power। मतलब राजनैतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति के बीच में एक डिवीजन होना चाहिए। जिनके पास राजनैतिक सत्ता है, जिनके पास राजनैतिक शक्ति है, उनके पास इकोनॉमिक पावर्स नहीं होंगे। जो राजनैतिक सत्ता है, पॉलिटिकल पावर जो है, वो मोरलिस्टों के पास होना चाहिए, मोरल लोगों के पास होना चाहिए। और ये जो आर्थिक निर्णय लेने का अधिकार है वो लोकल लोगों को होना चाहिए, लोकल पीपल को होना चाहिए। वो एक और बात कहते हैं इसके अंदर में, वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पावर है, जो राजनैतिक सत्ता है, उसका केंद्रीकरण होना चाहिए। ये सेंट्रलाइज्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? कि अगर सेंटर ऑफ पावर में बहुत ही कट्टर मोरल लोग बैठे होंगे तो निश्चित तौर पे वो लोग सम समाज तत्व या जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर काम करेंगे, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो इकोनॉमिक डिसीजन लेने का अधिकार है, इकोनॉमिक अफेयर्स को चलाने का अधिकार है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकल हाथों में वेस्ट होना चाहिए, लोकल लोगों के हाथों में वेस्टेड होना चाहिए। ये प्रभुत्व के प्रणेता बिल्कुल 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 एकदम क्रिस्टल क्लियर कहते हैं। और इसके लिए
उन्होंने क्या मंत्र सुझाए, क्या हमें फॉर्मूला दिया, क्या प्रिंसिपल्स दिए, अब उनकी चर्चा करते हैं। 4 सूत्र दिए उन्होंने इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के। उन 4 सूत्रों में जो पहला सूत्र है वो कहते हैं, फिर देखिए, मनुष्य के एग्जिस्टेंस को, मानवीय उसके जीवित रहने को प्रौद्ध के प्रणेता ने कितनी अहमियत दी है, आप समझिए इस बात को। उन्होंने पहले प्रिंसिपल, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के भी पहले प्रिंसिपल में वो कहते हैं गारंटीड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, जो उन्होंने 9वें सूत्र में कहा, युगस्य सर्वनिम्न प्रयोजनम सर्वेषां विधेयम, उस युग की न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी होनी चाहिए। वही बात वो आर्थिक लोकतंत्र, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के पहले प्रिंसिपल में भी कहते हैं, और यहाँ भी नहीं रुकते वो। जब उन्होंने क्वाड्री डायमेंशनल इकोनॉमिक्स में जब 2 नई विधाएं, 2 नए फील्ड्स ऐड किए, पीपल्स इकोनॉमी और साइको इकोनॉमिक्स, तो पीपल्स इकोनॉमी में भी वो पहली बात यही कहते हैं, गारंटीड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी होनी चाहिए, क्योंकि प्रौद्ध के प्रणेता के लिए दुनिया के आज के एग्जिस्टिंग 800 बिलियन लोग हों, 8 अरब लोग हों, या आने वाले समय में 9 या 10 बिलियन लोग हों, एक एक आदमी का जीवन प्रौद्ध प्रणेता के लिए महत्वपूर्ण है, और इसलिए वो आर्थिक लोकतंत्र में भी कहते हैं गारंटीड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। चूँकि जब हम 9वें सूत्र की व्याख्या कर रहे थे तो इसको हमने बहुत ही अच्छे से और विस्तार से समझा था, तो मुझे लगता है कि चीज़ों की पुनरावृत्ति होगी, तो उन चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं करते हुए दूसरे सूत्र की ओर आते हैं। और दूसरा जो सूत्र है या प्रिंसिपल है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का, उसमें प्रौद्ध प्रणेता कहते हैं इंक्रीजिंग परचेजिंग कैपेसिटी, लोगों की जो ये खरीदने की क्षमता है, क्रय शक्ति है, वो लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि प्रौद्ध के प्रणेता ये जो प्रति व्यक्ति आय का कंसेप्ट है पूंजीवाद का, पर कैपिटा इनकम का जो है सिद्धांत है, इसको बिल्कुल खारिज करते हैं। उसकी जगह पे वो कहते हैं कि जो ये परचेजिंग कैपेसिटी है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? अब मान लीजिए कि आप वेनेजुएला में हैं और वहाँ अभी तो शायद एक नई करेंसी स्टार्ट हुई है, तो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ स्थितियाँ ये हैं कि आपके पास अगर लाखों रुपए भी हैं, अगर इंडियन करेंसी के नाम से मैं नोमेनक्लेचर से मैं उसको डिफाइन करूँ तो शायद आप बहुत कुछ खरीदने की हालत में नहीं हैं। और एक देश जहाँ पे उसकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है बड़ी अच्छी है, तो हो सकता है कि 2000 रुपये में आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं। तो इसलिए पर कैपिटा इनकम के सिद्धांत को प्रौद्ध प्रणेता ने ज़्यादा प्रश्रय नहीं दिया है, बिल्कुल ही प्रश्रय नहीं दिया है, और उसकी जगह पे परचेजिंग कैपेसिटी को उन्होंने कहा है कि ये जो परचेजिंग कैपेसिटी है, क्रय की क्षमता है, इसको लगातार बढ़ाते रहना है। तो इसको थोड़ा सा भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसे समझते हैं कि एक इकोनॉमिक कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन, हिंदी में उसका नाम है मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है कि आप मुद्रास्फीति के पहले, इन्फ्लेशन के पहले, अगर आप 2000 रुपये में, अगर मान लीजिए कि 20 रुपये किलो आटा है, जो नहीं है फिर भी हम मान लेते हैं, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि बंदर 3 फीट चढ़ता है, फिर 2 फीट उतर जाता है, टंकी में 10 लीटर पानी भरता है, फिर 5 लीटर निकल जाता है, तो हम बचपन से मानते आए हैं, तो आज भी हम मान लेते हैं कि 20 रुपये किलो जो है आटा है, तो 2000 रुपये में हम 100 kg परचेज कर सकते हैं। लेकिन जब इन्फ्लेशन आएगा तो आपका वो जो 2000 रुपया है उसमें जो है 100 kg के जगह माइट बी कि आप 80 kg ही परचेस कर पाए। तो इट्स नॉट कि आप जो कमोडिटी है, आटा है, फ्लोर है, व्हीट फ्लोर, उसके वैल्यू दाम बढ़े, इट्स नॉट ओनली दैट, बट आपके रुपये में जो कि रिजर्व बैंक के गवर्नर लिख के देते हैं कि मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, उस 2000 रुपये के अंदर जो निहित क्रय शक्ति थी वो क्रय शक्ति कम हो गई। एक उदाहरण के माध्यम से इसको मैं ज़्यादा क्लियर करूँगा, लेकिन जब क्वाड्री डायमेंशनल इकोनॉमिक्स की चर्चा करेंगे उस पर मैं तब आऊँगा, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और 2 सूत्र बाकी हैं, तो इन 2 सूत्रों को मैं लेना बेहतर समझूंगा। उसके कारण हमारा आज का ये सेशन जो है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का जो एक चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तीसरे सूत्र में वो कहते हैं, प्रिंसिपल में वो कहते हैं
कि इकोनॉमिक अफेयर्स शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द लोकल पीपल। मतलब जो आर्थिक निर्णय लेने का अधिकार है वो लोकल लोगों के हाथ में होगा। क्यों लोकल लोगों के हाथ में होगा? क्योंकि उस क्षेत्र को वहाँ के लोगों से बेहतर कोई जानता नहीं है। मुझे स्क्रीन पे संजय जी दिख रहे हैं, तो दुर्ग या बेमेतरा के बारे में संजय जी या वहाँ के रहने वाले लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। तो वहाँ का डेवलपमेंट कैसे होगा ये वहाँ के लोग ज़्यादा बेहतर तय कर सकते हैं। उनके फूड हैबिट्स क्या हैं, उनको खाने के लिए क्या चाहिए, उनको कितना चाहिए, ये वहाँ के लोग बेहतर जानते हैं। एक किसान जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो नीति आयोग में बैठे हुए एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनाने वाले किसी आईएएस ऑफिसर से वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कब मुझे अपने खेत की जुताई करनी है, कब उसमें बीज डालना है, कब उसमें पानी डालना है, कब उसकी निराई करनी है कि उसमें जो खरपतवार घास हो जाते हैं कब उसको निकालना है। वो जिनको शिक्षा का मौका नहीं मिला, जिनको हम आम बोलचाल में अनपढ़ कह देते हैं, गंवार कह देते हैं, अनपढ़ गंवार नहीं है, अपने अनुभव के आधार पे वो बहुत ही अनुभवी लोग हैं। तो ऐसे लोगों का समूह जब अपने क्षेत्र के विकास की बात सोचेगा तो पहले जैसे प्लानिंग कमीशन होता था अब उसकी जगह पे नीति आयोग बन गया है। तो किसी भी नीति आयोग में बैठे किसी भी आईएएस ऑफिसर की तुलना में वहाँ के क्षेत्र के लोग ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंटल प्लानिंग कर सकते हैं। एक और फैक्टर इसमें काम करता है कि मान लीजिए कि संजय जी का नाम लिया तो चलिए दुर्ग बेमेतरा की ही बात करते हैं। तो एक आईएएस ऑफिसर जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग नहीं करते हैं, साउथ इंडिया से या नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो उनका वहाँ से पर्सनल क्या अटैचमेंट है? उनका कोई अटैचमेंट नहीं है। इट्स अ जॉब फॉर हिम। वहाँ के डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाना इट्स अ रूटीन वर्क फॉर हिम। उन्होंने अपनी खाना पूरी कर दी कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे हो जाएगा। इवन ही डजंट नोज व्हाट आर द ग्राउंड रियलिटीज आर। बहुत बारी आप देखेंगे कि एक इलाका बाढ़ से तबाह हो जाता है, फसलें डूब जाती हैं और ये सरकारी बाबुओं के कान पे तब जूं रेंगती है जब बाढ़ खत्म हो चुका होता है। तो इसीलिए जब चीज़ें लोकल लोगों के हाथ में होंगी तो समग्र विकास, डेवलपमेंट इन इंटायरिटी के पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाएंगे। और चौथा और आखिरी प्रिंसिपल जो प्रउत के प्रणेता ने दिया हमें, उसमें वो देखिए इसी बात को, इकोनॉमिक अफेयर शुड बी इन द हैंड्स ऑफ लोकल पीपल। लोकल लोगों के हाथ में ही आर्थिक निर्णय लेने का अधिकार हो। उसको कितने फोर्सफुली कहते हैं वो, no outsiders should be allowed to interfere in the local economic affairs। मतलब लोकल इकोनॉमिक अफेयर्स में आर्थिक निर्णय लेने में बाहर के लोगों का हस्तक्षेप बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अब इसको कैसे समझेंगे? इसको भी दो एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी अभी मुझे दिलीप सिंह सागर दादा दिखे स्क्रीन पे जो मुंबई में रहते हैं, और दिलीप सिंह सागर दादा जो है ब्रज समाज से आते हैं और ब्रज समाज के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं खुद एक अपना उदाहरण आपको देता हूँ कि मैं भोजपुरी समाज का हिस्सा हूँ लेकिन नोएडा में रहता हूँ जो हरियाणवी समाज का हिस्सा है। तो मैं और दिलीप सिंह सागर दादा दोनों प्रउत की जितनी अच्छी समझ रखते हों, जानकारी रखते हों, मुंबई सहादरी समाज का हिस्सा है, तो दिलीप दादा सहादरी समाज को गाइड तो कर सकते हैं, एडवाइस तो कर सकते हैं। राजेश हरियाणवी समाज को गाइड तो कर सकता है, सलाह तो दे सकता है, लेकिन न राजेश हरियाणवी समाज के निर्णय लेने में कोई इंटरफेयर करेगा और न ही दिलीप दादा सहादरी समाज के निर्णय लेने में कोई इंटरफेयर करेंगे जब तक कि हम दोनों ने अपने अपने सामाजिक आर्थिक इंटरेस्ट, सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लोकल समाज के इंटरेस्ट के साथ मर्ज नहीं कर दिया है। तो आप देखिए कि प्रउत के प्रणेता ने किसी भी चीज़ के अंदर में कोई भी दुविधा की स्थिति
कोई एम्बिग्यूटी, कोई ड्यूप्लिसिटी, ऐसा कुछ भी नहीं रखा है। अपनी बात को, जिस बात को वो महत्वपूर्ण मानते हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि मनुष्य का सर्वाइव करना, जीवित रहना, अच्छे से जीवित रहना उनकी पहली प्राथमिकता है। तो न्यूनतम आवश्यकताओं को उन्होंने 3 जगह कोट किया, मैं भी बार बार कोट करूंगा। युगस्य सर्वनिम्न प्रयोजनम सर्वेषां विधेयम, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का पहला प्रिंसिपल, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स शुड बी गारंटीड, और फिर पीपल्स इकोनॉमी में भी कहते हैं न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी होनी चाहिए। तो उसी तरह से जब वहाँ एक कोई भी रेस्पेक्टिव समाज मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर में 44 समाज हैं, और दुनिया भर में ये थोड़ा सा एक दुविधा का मामला है। थोड़ा इसको मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि खासकर दिलीप दादा से, कि एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इसको हम कंसोलिडेट करें कि दुनिया भर में एक्चुअली कितने समाज हैं। मेरे पास 2 आंकड़े हैं, दोनों लिखित में हैं। एक आंकड़ा है मेरे पास में जो प्रौत अर्थव्यवस्था में जब आप जाएंगे तो उसमें एक जगह लास्ट का पेज नंबर मैं भूल रहा हूँ, संभवतः 354 या कुछ ऐसा है। वहाँ पे मुंबई से ही सुभाष नायक दादा थे, तो उनके डायरी से एक पैराग्राफ वहाँ पे उद्धृत किया गया है, कोट किया गया है, और उस कोटेशन में लिखा हुआ है कि दुनिया के अंदर में 247 समाजाज हैं। डेनमार्क, कोपेनहेगन, जो हमारा प्रोटेस्ट यूनिवर्सल का ग्लोबल हेडक्वार्टर है, उन्होंने 9 सेक्टर्स के अंदर में, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर में जो समाज हैं, समाज के नाम के साथ एक लिस्ट जारी की है। वो लिस्ट भी मेरे पास है। उसके अंदर वो टोटल नंबर्स 240 होते हैं। तो 240 और 247 मैंने बहुत कोशिश की कि लोगों से बात करके, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन में या प्रौध के जो लोग भी इंचार्ज हैं, बट ये क्लैरिटी नहीं हो पाया। और कई बार ये बात उभर के आती है कि दुनिया भर में 245 समाजाज हैं। तो इसके माध्यम से मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी थोड़ा इसको एक्सप्लोर करें, एंड वी शुड कम टू कंक्लूजन कि जैसे इंडिया के अंदर में 44 समाज हैं, वैसे ही वी शुड बी कन्फर्म्ड एनफ कि दुनिया भर में 240 हैं, 45 हैं या 47 हैं। ये कंफर्म होना चाहिए ताकि हम पब्लिक डोमेन में जाके एक ही बात रखें। नहीं तो पता चला कि मैं 240 कह रहा हूँ और वो प्रौत अर्थव्यवस्था के आधार पे दिलीप दादा 247 कह रहे हैं, तो इट विल लुक कॉन्ट्राडिक्टरी, जो हमारे की प्रौत के प्रणेता ने पूरे दर्शन में कहीं नहीं रखा है। ना कोई कंट्राडिक्शन है, ना कोई डुप्लिसिटी है, ना कहीं कोई एम्बिग्यूटी है। तो इसलिए इस पे हम भी थोड़ा सा काम करें, हम सब लोग मिलके। और मुझे लग रहा है कि आर्थिक लोकतंत्र के जो 4 सूत्र हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए, और अब आप लोगों के प्रश्न मैं आमंत्रित करता हूं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो मैं लेना चाहूँगा उनको। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि आगे किन्हीं का एक्सीलेंट क्लैरिटी। राजेंद्र दादा, थैंक यू दादा। रुपेश राज, एक्सीलेंट, धन्यवाद। अभिज्ञान, थैंक यू डियर। चंद्रप्रकाश पांडे दादा, लखनऊ, नमस्कार। कोई सवाल? तो मुझे लगता है शायद या तो आज मैं अच्छा बोल नहीं पाया या फिर सवाल है नहीं। व्हाट इज़ कंपार्टमेंटल डेमोक्रेसी? मनीष, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बहुत पढ़ने का शौक है, बट आई हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड वेरी फर्स्ट टाइम, तो रियली आई एम अनेबल कि मैं इसका जो है आंसर कर पाऊँ आपको। बट मैं कोशिश करूँगा कि इसको सर्च करूँ, पढ़ूँ, और पढ़ के और प्रौध के आलोक में, प्रौध के रेफरेंस में इसका क्या जो है आंसर है वो डेफिनेटली पर्सनल में तुमको मैं शेयर करूँगा। मनीष, राहुल ने पूछा है कि दादा प्रौध सरकार कब तक आ पाएगी? हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं ना राहुल, तो मुझे तो लगता है कि 100 साल तक नहीं आने वाला है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के पीछे मैंने इतना समय दिया, वो कारण यही है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। प्रौध के प्रणेता ने ये जिम्मेदारी हमें दी है। हम अपनी जिम्मेदारी को जितनी जल्दी समझेंगे और समझ के उस जिम्मेदारी के अनुरूप जब हम घर से निकल जाएंगे, तो निश्चित तौर पे
वो अंतराल फिर लंबा नहीं होगा, क्योंकि प्रभुत्व के प्रणेता कहते हैं कि तुम 1 कदम चलो, मैं तुम्हारे लिए 10 कदम का रास्ता खोल दूंगा। तो ये हमारी कमी है कि हम चल नहीं पा रहे हैं। तो घर में बैठ के दिवा स्वप्न देखने वालों की मदद, तो वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो हम जब अपनी मदद ही नहीं करेंगे तो फिर खुदा हमारी क्या मदद करेगा। तो पहले हमें निकलना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे आगे या पीछे वो प्रभुत्व के आधार की जो अर्थव्यवस्था है वो बनेगी। Sue Descartes Dada, many thanks that you are promoting, and many people all across globe, they are really inspirational, and we are really overwhelmed and obliged that you are inspiring with your work commitment and dedication. So namaskar from India, Descartes Dada, and many thanks. Please keep doing, keep us inspiring, so that we can also create a movement in India based on Prabhupada philosophy, so that the entire, not only India but the entire globe should get benefited. Many thanks for your kind words and this information. जयनंदन ने पूछा है कि बाबा को प्रभुत्व प्रणेता ही क्यों कहते हैं। एक्चुअली जब आप देखेंगे, किताबों का अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि प्रभुत्व इन अ नटसेल और ये जो कणिका में प्रभुत्व है, या जो सामाजिक आर्थिक दर्शन के क्षेत्र की किताबें हैं, उसको उन्होंने अपने लौकिक नाम श्री प्रभात रंजन सरकार के नाम से लिखा है। और बचपन से ऐसी आदत रही है कि उनके इस नाम को लेने में कहीं ना कहीं वो थोड़ा झिझक सा महसूस होता है। तो वो अंदर से आवाज़ निकलती है कि उनको हम प्रभुत्व प्रणेता ही कहें। और जब उनकी बात को हम रखें तो इस प्रभुत्व प्रणेता शब्द को बार बार दोहराएं, ताकि दुनिया को कभी भी ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये सिद्धांत राजेश का है, या दिलीप सिंह दादा का है, या चंद्र प्रकाश पांडे दादा का है, या करण सिंह राजपुरोहित जी का है। ये दुनिया को मालूम होना चाहिए कि एक एक शब्द जो है वो प्रभुत्व प्रणेता के हैं। तो इसलिए उनको प्रभुत्व प्रणेता कहते हैं। सामाजिक आर्थिक दर्शन है इसलिए। मृत्युंजय जी कहते हैं कि इसके लिए शिक्षा को सुधारना पहला कदम होगा। मृत्युंजय जी, शिक्षा को तो तब सुधारेंगे ना जब आप जो है प्रभुत्व की व्यवस्था को लेके आएंगे। तो पहला फोकस तो होना चाहिए कि प्रभुत्व की व्यवस्था आए। प्रभुत्व की व्यवस्था आए तो शिक्षा भी सुधरेगी, आर्थिक अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, नव मानवतावादी समाज भी बनेगा, सारी चीज़ें अपने आप ही सुधरने लगेंगी। ओवरनाइट कोई चेंजेस ना हुआ है इतिहास में, चाहे वो महाभारत का पीरियड हो या कोई भी पीरियड हो, रातों रात कोई बदलाव हुआ नहीं है, ना आज होगा। इट्स अ नेचुरल एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, सो वी हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। और प्रभुत्व को आप जो है इंटायरिटी में लागू करने की बात सोचें, ये सारी चीज़ें अपने आप सुधरने लगेंगी। Sunita Di is so generous to me. She always appreciates me. But the thing is कि this endeavor of Prabhupada class on Facebook Live, its credit goes to Didi Sunita and very loving sister Sri Raksha Mohan, both from USA, and credit goes to you. I am just a medium blessed by Prabhupada Praneta. सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट में सोशल इंटरेस्ट क्या है? संजय जी, अगला जो चैप्टर, कल का जो चैप्टर है वो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है। जो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में जब हम चर्चा करेंगे, तो जब सोशियो इकोनॉमिक पार्ट आएगा तो आपके सवाल को वहाँ पे जब एड्रेस करूँगा तो वो रिलेवेंट होगा। अभी थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक लगेगा या समझने में शायद क्लैरिटी ना बन पाए, तो आपके सवाल को मैं कल ले लूँगा, बस याद दिला दीजिएगा आप मुझे। चितरंजन दादा कोयम्बटूर से तारीफ कर रहे हैं, आपका आभार। प्रेम प्रकाश ने कहा है कि जब हम मिनिमम की गारंटी की बात करते हैं तो आर वी नॉट क्रिएटिंग प्रमोटिंग अ आइडल सोसाइटी। तो ये तो उसमें डिस्कस किया हमने कि प्रभुत्व के प्रणेता तो चाहते ही नहीं कि खैरात बांटो, वो तो कहते ही नहीं किसी को डोल्स दो, प्रोवाइडेड कि वो बहुत ही मतलब वृद्ध हैं, उनके परिवार में कोई है नहीं, शारीरिक रूप से अक्षम है, कोई मेंटली या फिजिकली रिटायर्डेड है, तो उसके लाइवलीहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने समाज को दी। बाकी तो वो कहते हैं कि चिकित्सा और शिक्षा फ्री दो, लेकिन फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग उसको खुद से अर्न करना पड़ेगा, उसको खुद से कमाना पड़ेगा। उसकी परचेजिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी ब्रदर अगर वो काम नहीं करेगा? तो ये जो उन्होंने 11वें सूत्र में कहा, सर्वनिम्न मान वर्धनम समाज जीव लक्षणम, कीप द बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज द
साइन ऑफ अ वाइटलिटी ऑफ द सोसाइटी। तो आप काम नहीं करोगे तो आप जीवन दिखोगे कैसे? तो ये तो सारी चीज़ें उन्होंने लिख के दे दी हैं, उसमें कहीं से नहीं है कि आपको वो एक आइडल सोसाइटी बनाने की बात करते हैं। रादर वो चाहते हैं कि आप फिजिकली मीनियल वर्क्स या ये जो लेबर टाइप का काम, लेबर नहीं, जो ये शारीरिक श्रम आप बहुत ज़्यादा नहीं करें। वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा से कम काम करें लेकिन अर्थव्यवस्था भी चलेगी और ये परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, लोगों का जीवन भी समृद्ध होगा। और ये आलसी समाज बनाने के लिए तो वो सोचते भी नहीं है। वो तो कहते हैं जब तुम्हारे पास हाथ है, पैर है, बुद्धि है, विवेक है, सोच सकते हो, कर सकते हो, तो खाली क्यों बैठे हुए हो? वो तो कहते हैं करते करते मरो, मरते मरते करो। तो इसमें तो आइडल सोसाइटी का तो वर्ड ही कहीं नहीं आता है। प्रेम प्रकाश जी, आप लोग ना सिर्फ मुझे तंग करते हो कि मैं कुछ कुछ बोलता रहूं। मैनी थैंक्स फॉर दिस वन, फॉर टू क्लैरिफाइंग इट अगेन। आनंद सुंदर दत्ता ने इस मिदनापुर से पूछा है कि एक्सप्लेन बुद्धिस्ट एरा, मौर्य एरा, मुस्लिम एरा। तो ये अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, अगर कभी फिर मौका मिलेगा तो इसको बिल्कुल टच करेंगे। अभी जो है हार्डकोर प्रौत, मतलब हार्डकोर प्रौत का मतलब जो प्रौत के सिद्धांत हैं उस पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं। उसके दायरे में जो रेलेवेंट डेटा है, जो चीज़ों को और क्लियर कर सकता है, उसको जरूर मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने ज्ञान और बुद्धि के हिसाब से इनकॉर्पोरेट करने की। बट अनिंद्या अभी ये नहीं ले पाऊंगा। मिदनापुर में प्रोग्राम करो, आते हैं फिर वहाँ पे करते हैं इसको। श्रीपत मुंडे दादा भोपाल से कहते हैं कि इट सीम्स सम ग्रुप डिसाइड्स हु विल बी डील द कंट्री। सो डेफिनेटली इन नॉट ओनली इन इंडिया दादा, ऑल अक्रॉस ग्लोब ये पूंजीपति ही तय करते हैं कि इस बारी किसको प्रमोट करना है, किसको ज़्यादा पैसे देने हैं, किसकी ज़्यादा फंडिंग करनी है। सो इट इज़ फ्रॉम द बिहाइंड द कर्टेन, दिस इज द कैपिटलिस्ट क्लास which is pulling everyone's strings, either it's bureaucracy or the एग्जीक्यूटिव क्लास। अब वो जुडिशरी बोल दूंगा तो बहुत लोग ऑफेंडेड फील करेंगे, तो जुडिशरी को जो है थोड़ा सा मैं भी फॉर द टाइम बिंग छोड़ देता हूँ। बट क्रोनिक कैपिटलिज्म की जब बात होती है तो कई लोग जुडिशरी को भी उस क्रोनिक कैपिटलिज्म का हिस्सा बताते हैं। डॉक्टर एस के सिंह दादा, जैसा जब हम समाज चक्र की भी चर्चा कर रहे थे तो मैंने ये कहा था कि एक ही समय में हर दुनिया के हर देश में क्षत्रिय युग नहीं था, दुनिया के हर देश में विप्र युग नहीं था। बट आफ्टर 70-60 जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, तो उसके 30-40-50 सालों के बाद आप कह सकते हैं, मतलब ये जो 19 का दशक है, 19वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी नॉट दशक, तो उसमें आप देखेंगे कि धीरे 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 पूंजीपति जो है हर जगह प्रिवेल कर रहे हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट कंट्री हो या मोनार्की हो या एब्सोल्यूट मोनार्की हो या डेमोक्रेसी हो। तो आज के दिन में तो फॉर श्योर पूरी दुनिया जो है वो वैश्य युग में जी रही है। अब ये प्रौत की अर्थव्यवस्था एक साथ आएगी या अलग अलग देशों में अलग समय पे आएगी, ये थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि कब कहाँ पे कैसे मूवमेंट सेफ होता है। क्योंकि ये मान के चलिए कि अगर मैं मानूं कि भारतवर्ष से ही अगर ये प्रौत एक आंदोलन का स्वरूप लेता है तो यहाँ स्वरूप को लेने में एक समय लग रहा है दादा। हम लोग इसमें लगातार पिछले 20 सालों से प्रयासरत हैं। तो जहाँ प्रोसेस जस्ट स्टार्ट होगा तो ये मानना कि वहाँ पे भी अगले दिन ही आंदोलन का सूत्रपात हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। बट एक जगह जब आग लगेगी ना, तो हर जगह ये जो वोल्केनो है वो इरप्ट होने के लिए बेचैन है, तो वो फिर आग लगने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एंड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मुझे लग रहा है कि सब जगह पे ये जो प्रौत की अर्थव्यवस्था है अपना एक रूप लेने लगेगी। रातों रात बदलाव नहीं आएगा, आप अचानक से सारी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, इट विल टेक सम टाइम, बट आएगा जरूर, ये फॉर श्योर है। लोकेश जी कह रहे हैं कि क्या लोकल पब्लिक आध्यात्मिक नहीं है, तो इसमें प्रौत प्रणेता का बिल्कुल एकदम साफ मतलब जो है क्लैरिटी है कि जो लीडरशिप उन्हीं के पास होनी चाहिए जो कट्टर मोरलिस्ट लोग हैं। कट्टर मोरलिस्ट इसलिए कहते हैं कि वो जो है जो मन वचन कर्म से एक है, जो समाज कल्याण की बात सोचता है, तो वो आदमी जो है वही समाज का नेतृत्व करना चाहिए। ठीक है। तरुण देव जी कहते हैं, थैंक यू तरुण जी। बनमाली दादा ने कुछ बंगला में लिखा है, आई एम अनेबल रादर देन एप्रिसिएशंस आई वुड लव टू टेक द क्वेश्चंस आंसर टू प्रेम शंकर जी। ब्लॉक लेवल प्रोग्राम कब
चार्ज करेंगे दादा, चर्चा करेंगे। मनीष, दैट विल बी द सेकेंड लास्ट क्लास मोस्ट लाइकली। जो लास्ट क्लास होगा वो हमारा एप्लीकेशन का साइड होगा कि हम कैसे इसको जो है प्रउत को कैसे इम्प्लीमेंट करें, या एक्शन प्लान हमारा क्या होगा। उसके ठीक पहले का जो क्लास होगा वो ब्लॉक लेवल प्लानिंग होगा। तो मुझे नहीं पता कि ये 5 दिन 6 दिन जो भी लगेंगे, तो एक आध दिन का आगे पीछे हो सकता है, बट मोस्ट लाइकली 12-13 तारीख के आसपास में ये होना चाहिए। चंद्र प्रकाश दादा का लखनऊ से एक सुझाव है कि एक मॉडल हमें बनाना चाहिए। तो निश्चित तौर पे अगर हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के साथ साथ में कुछ प्रैक्टिकल भी करते हैं तो नो प्रॉब्लम इन इट। हमारे पास कुछ होगा कि हम शो केस कर सकते हैं कि देखिए ये एक हमारा रोल मॉडल है, और जब हम रोल मॉडल दिखाते हैं तो लोगों को विजुअलाइज करना ज़्यादा आसान होता है। जैसे ये बिल्डर्स जो है जब एक सोसाइटी बनाने चलते हैं तो एक उसका सैम्पल फ्लैट बनाते हैं, और जो बायर्स होते हैं वो जाके सैंपल फ्लैट देखते हैं तो वो विजुलाइज कर लेते हैं कि अच्छा ऐसे बनेगा, ऐसी सोसाइटी होगी। तो आपका सुझाव दादा बहुत अच्छा है, बट ये इंडिविजुअली नहीं हो पाएगा, इसमें सब लोगों की सहभागिता चाहिए होगी। इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, तभी हम कर पाएंगे। मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम हो गया है, 1 घंटे के आसपास होने जा रहा है। तो कल आज के लिए इसको हम लोग वाइंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं, और कल हम लोग फिर से मिलते हैं 10 बजे। आप सभी लोगों का हृदय से आभार जो लोग जुड़े, और हम लोग घर पे भी इसको पढ़ें, और पढ़ने से ज़्यादा हम लोग मन बनाएं कि अब समय आ गया है कि हम प्रउत के लिए समाज में एक कमिटमेंट, एक डेडिकेशन के साथ निकलें, जिससे समग्र मानव समाज का कल्याण हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूँ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।